तो ये हमारा केमिस्ट्री का सेकेंड लेक्चर है और इसमें हम लोग केमिस्ट्री के जो केमिस्ट्री में हम लोग देख रहे थे रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में। रिडॉक्स रिएक्शन में हम लोगों ने ऑक्सीडेशन क्या होता है इसके बारे में देख लिया था और उसके बाद ऑक्सीडेशन के साथ हम लोगों ने रिडक्शन के बारे में भी देख लिया था। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होते हैं उनके बारे में देख लिया था। एक ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का रियल लाइफ एग्जांपल यहाँ पे लिया गया है, उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है और एग्जामिनेशन में कई बार पूछा जा चुका है। देखिए, अगर हम लोग लेके एक कॉपर नाइट्रेट का विलयन लेते हैं, कॉपर नाइट्रेट का ये फार्मूला होता है और कॉपर नाइट्रेट का विलयन लेते हैं तो इसमें कॉपर होता है, वो कॉपर एक आयन के रूप में, डबल पॉजिटिव आयन के रूप में उपस्थित होता है और उसका जो कलर होता है वो ब्लू कलर का होता है, ब्लू कलर का होता है। आप देख सकते हो कि ये कलर जो है वो ब्लू है। अब चूंकि देखिए कॉपर का जो विलयन होता है ब्लू होता है, क्यों होता है? तो देखिए कॉपर नाइट्रेट में जो कॉपर होता है वो अपना 2 इलेक्ट्रॉन नाइट्रेट को NO2 को दे देता है, NO3 को दे देता है और इसी के कारण जो चूंकि इलेक्ट्रॉन 2 अपने दे देता है तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन इसमें घूमते रहते हैं, कॉपर पॉजिटिव इसमें घूमते रहते हैं, इसीलिए ये जो कॉपर आयन है जो डबल पॉजिटिव के रूप में उपस्थित रहता है, इसी उपस्थिति के कारण, इसकी उपस्थिति के कारण ही इसका कलर होता है वो ब्लू होता है, ब्लू होता है। अब क्या होता है कि जैसे ही इस ब्लू कलर वाले कॉपर नाइट्रेट विलयन में हम लोग जिंक की राड को डालते हैं, प्लेस करते हैं, तो क्या होता है कि इसका कलर है वो धीरे धीरे ब्लू से कलरलेस यानी वाटर की तरफ सफ़ेद होने लगता है। ऐसा क्यों होता है? तो देखिए, जैसे ही जिंक की राड इसमें डाली जाती है तो कॉपर जो पॉजिटिव होता है वो क्या करता है, इस राड में क्या करता है, इलेक्ट्रॉन इससे लेने लगता है, यानी इसको ऑक्सीडाइज करने लगता है और इलेक्ट्रॉन लेने लगता है, यानी इसका कॉपर का रिडक्शन होता है जबकि जिंक का ऑक्सीडेशन होता है। और धीरे धीरे ये इस राड के चारों तरफ कॉपर है, इलेक्ट्रॉन इसे ले लेकर इसके तरफ चिपक जाता है और इसका कलर जो होता है वो धीरे धीरे कम होते होते कलरलेस हो जाता है। तो इसको एक और बार समझाने की कोशिश हम करते हैं। देखिए, कॉपर का जो कॉपर नाइट्रेट का विलयन होता है, कॉपर नाइट्रेट का जो सोल्यूशन होता है वो ब्लू कलर का होता है, लेकिन जैसे ही जिंक की राड डाली जाती है तो जो कॉपर पॉजिटिव होता है वो जिंक से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने लगता है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, जिंक से ले लेता है और इसके ऊपर चारों तरफ इकट्ठा हो जाता है, चिपक जाता है कॉपर के जो आयन होते हैं, जो पहले फ्री होकर कलर एक ब्लू कलर दिया करते थे, अब चारों तरफ चिपक जाते हैं, मतलब इसमें कॉपर जो पॉजिटिव आयन तो अब है ही नहीं, तो इसीलिए ये क्या हो जाता है, कलरलेस हो जाता है। इसी के बारे में यहाँ पे दिया गया है एग्जाम्पल के रूप में। तो ये हो गया हमारा एग्जाम्पल जो रियल लाइफ में इसका उपयोग भी है। देखिए, अगर हम लोग रियल लाइफ में देखेंगे तो इसका उपयोग जो होता है किसी भी धातु के ऊपर, किसी भी मेटल के ऊपर क्या करते हैं, किसी के मेटल के ऊपर जब हमें किसी अन्य मेटल की लेयर चढ़ानी होती है, उसका मिश्रण करना होता है, तो इसका उपयोग किया जाता है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, चांदी जो होती है हमारी सिल्वर, जो हमारी सिल्वर होती है उसके ऊपर जब गोल्ड की लेयर चढ़ानी होती है तो यही काम किया जाता है। इसमें गोल्ड का क्या लिया जाता है, सोल्यूशन ले लिया जाता है। इसमें गोल्ड के जो आयन है वो मूव करते रहते हैं और जैसे ही सिल्वर की इसमें रॉड डाली जाती है, सिल्वर के ऊपर जो गोल्ड के आयंस होते हैं वो इकट्ठा हो जाते हैं और उसका कलर जो होता है वो गोल्ड कलर का हो जाता है। यहाँ पे भी देख सकते हो कि जिंक के ऊपर जो एक प्रकार के कॉपर की लेयर चढ़ जाती है, तो सेम इसी तरीके से सिल्वर के ऊपर गोल्ड की लेयर चढ़ जाएगी और इस तरीके से इसी को एलॉय कहते हैं, एलॉय, यानी एक तरीके से जो नकली जो सामान यानी बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, इस मेथड का है। तो अब आते हैं, अब इसी को आगे बढ़ाया गया है।
ये देख सकते हो कि क्या ऐसा होता क्यों है, ऐसा यहाँ पे दिखाया गया है। इनिशियली देखिए, सिल्वर नाइट्रेट अगर सोल्यूशन ले लेंगे, कॉपर की राड आउट में डालेंगे, तो सिल्वर नाइट्रेट जो है, सिल्वर नाइट्रेट हो जाएगा, वो कॉपर को रिप्लेस करना प्रारंभ कर देगा, और रिप्लेस करेगा तो आप देखिए यहाँ पे कॉपर जो सिल्वर वो सफ़ेद इकट्ठा हो जाएगा, और जो क्या करेंगे, जो कॉपर के आयंस होते हैं वो यहाँ पे आ जाते हैं, तो ये ब्लू कलर के होने लगते हैं। तो इस तरीके से सिल्वर की लेयर कॉपर के ऊपर चढ़ जाती है, सॉरी, कॉपर के ऊपर सिल्वर की लेयर चढ़ जाती है, और जो कॉपर के आयंस होते हैं वो पूरे सोल्यूशन में मूव करते रहते हैं। तो इस तरीके से जो इसका जो कलर हो जाएगा वो ब्लू कलर का हो जाएगा, ब्लू कर रहा हूँ, हाँ ब्लू कलर का हो जाएगा। तो ये एक इस तरह का एग्जाम्पल दिया गया है। अब हम लोग चलते हैं, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में। अब ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, तो ऑक्सीडेशन नंबर की अगर परिभाषा हमें देनी है कि ऑक्सीडेशन नंबर की परिभाषा क्या होती है, डिफिनीसन क्या होती है, इसको डिफाइन कैसे किया जाए, तो डिफाइन ऐसे किया सकता है कि देखिए, ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है वो किसी भी कंपाउंड के क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर किसी भी कंपाउंड का जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके मोमेंट को बताता है। मोमेंट का मतलब इलेक्ट्रॉन जो अगर देगा तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन अगर वो लिया होगा तो निगेटिव चार्ज आ जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन देने और लेने, यानी जो देगा पॉजिटिव चार्ज, लेगा निगेटिव चार्ज, उनकी संख्या, उनके नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है, इसी को ऑक्सीडेशन नंबर कहते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग देखते हैं H2, जैसे यहाँ पे H2O लिया गया है, H2O लिया गया है, तो H2O में देखेंगे तो हमारा ऑक्सीजन होता है, H होता है, H होता है। हमें पता है कि ऑक्सीजन क्या करता है, दूसरे से इलेक्ट्रॉन ले लेता है, तो एक इलेक्ट्रॉन इससे लेगा तो प्लस पॉजिटिव आ जाएगा, यहाँ पे निगेटिव चार्ज आ जाएंगे। सेम इसी तरीके से यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे निगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो निगेटिव ये 1 1 प्लस क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, और यहाँ पे +1 ही रहेगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉनों के मोमेंट को ऑक्सीडेशन नंबर रिप्रेजेंट करता है विथ, क्या करता है, सिंबल। विथ सिंबल का मतलब चिन्ह के साथ, जो धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। तो ये कहलाता है ऑक्सीडेशन नंबर। अगर और भी सामान्य रूप से परिभाषित किया जाए तो बताएंगे कि ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है किसी भी कंपाउंड या मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन के गमन को प्रदर्शित करने के रूप में किया जाता है, और यह अपने चिन्ह के साथ, यानी धनात्मक और ऋणात्मक रूप से प्रदर्शित किया जाता है। और भी हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर हम निकालने का मेथड ये देखना है। जैसे अगर HCl की बात करी जाए तो यहाँ पे +1 इसका हो जाएगा, -1 यहाँ पे हो जाएगा। इसी प्रकार CCl4 अगर देखें हम लोग तो ये क्लोरीन के 4 ऐसे जीरो होते हैं। क्लोरीन हो गया हमारा, और ये क्लोरीन हो गया, यहाँ पे क्लोरीन मान लेते हैं इसको। तो यहाँ पे -1 आएगा, +1 आएगा, -1 आएगा, +1 आएगा, -1 आएगा, +1 आएगा। तो कार्बन जो होगा +1 यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर रिप्रेजेंट करेगा, और क्लोरीन होगा वो -1 ऑक्सीडेशन नंबर रिप्रेजेंट करेगा। तो इस तरीके से यहाँ पे दिखाया भी होगा कि +1 है, +4 है, -1 है, कैसे है। तो ये हम लोगों ने देख लिया कि कैसे है। अब आते हैं, यहाँ पर भी दिखाया गया कि ऑक्सीडेशन नंबर इट डिनोट दैट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एलिमेंट इन अ कंपाउंड में, जैसे हमने कोई बात करी कि कंपाउंड में जो किसी इलेक्ट्रॉन के मोमेंट को ये प्रदर्शित करने में यूज किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। अब देखें यहाँ पे दिया होगा कि ऑक्सीडेशन नंबर अगर हमें कैलकुलेट करना है, ज्ञात करना है, तो उसके कुछ रूल्स हैं, कुछ नियम हैं, और वही नियम हमें ध्यान में रखने होंगे। पहला कि कोई भी एलिमेंट है अगर फ्री है, यानी अगर उसका सिंगल एटम लेंगे, अगर सिंगल एटम लेंगे तो उसकी ऑक्सीडेशन जो संख्या होगी हमेशा 0 होगी। अगर हम लोग क्लोरीन लेंगे, ऐसे क्लोरीन बस ले लिया, तो उसकी ऑक्सीडेशन संख्या 0 कहलाएगी। अगर हम लोग सोडियम ले लेंगे तो ऑक्सीडेशन संख्या 0 कहलाएगी। इसी प्रकार कोई भी हम लोग ले लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, 0 कहलाएगी।
इसके अलावा दूसरी चीज़ हमें ये ध्यान रखनी है कि यहाँ पे हो गया कि जीरो होगी। उसके अलावा कोई भी अगर हम लोग मालिक्यूल्स लेते हैं, कोई भी मालिक्यूल्स लेते हैं जो अपने स्वयं के एटम के साथ जुड़ा हुआ है, जैसे H+H जुड़ गया तो H2 ये फॉर्म करता है, O2 बनाया है, Cl2 हमने ले लिया, O3 ले लिया, P4 ले लिया, S8 ले लिया, Na ले लिया, Mg ले लिया। ये सारे अगर हम लोग देख रहे हैं जो डाई एटम हो गया, ट्राई एटम हो गया, तो ऐसे में ऑक्सीडेशन नंबर जीरो ही होगा। कैसे होगा? क्योंकि अगर हम लोग ऑक्सीजन का स्ट्रक्चर बनाएं तो हम लोग पाएंगे कि ऑक्सीजन ऑक्सीजन में दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिव समान है। अब चूंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव समान है तो कोई किसी से इलेक्ट्रॉन अपनी ओर छीन नहीं सकता, आकर्षित नहीं कर सकता। तो ऐसी परिस्थिति में जो ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे भी जीरो हो जाएगा, यहाँ पे भी जीरो हो जाएगा। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। पहला कि अगर कोई सिंगल एटम है, फ्री स्टेट में है, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर जीरो होगा। कोई डाई ले ले, ट्राई एटम ले ले जो स्वयं के साथ जुड़ा हुआ है, तो इस समय में ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा जीरो हो जाएगा। इसके अलावा अगर कोई भी देखिए हमारा यहाँ पे लिखा होगा कि अगर कोई भी हम लोग क्या ले लें, एल्कली एल्कली मेटल ले लें। एल्कली मेटल का मतलब जो हमारा S1 ब्लॉक है, S1 ब्लॉक का मतलब जहाँ जैसे सोडियम हो गया, लिथियम से स्टार्ट करते हैं। लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, रुबिडियम हो गया, सीजियम हो गया, फ्रांसियम हो गया। तो इनमें ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा +1 ही होगा। ये चीज़ हमें याद रखना होगा कि जो S ब्लॉक के जो पहला आवर्त है उसका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा +1 होता है। इसी प्रकार अगर हम लोग सेकेंड ले लें जिसमें हमारा मैग्नीज आता है, कैल्शियम आता है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा क्या होता है? +2 होता है। इसको पीरियोडिक टेबल के माध्यम से मैं समझा देता हूँ कौन कौन से है एग्जाम्पल। तो एक बार देख लेते हैं। देखिए जो हमारा एल्कली मेटल है, सॉरी एल्कली जो हमारा मेटल्स हैं, जितने भी हमारे एल्कली मेटल्स हैं जिसमें हाइड्रोजन आता है, लिथियम आता है, हाइड्रोजन छोड़ के लिथियम आता है, सोडियम आता है, पोटेशियम आता है, रुबिडियम आता है, सीजियम आता है, फ्रांसियम आता है, इनका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा +1 होगा। इसी प्रकार अगर हम लोग दूसरे में चले, यारी बेरियम हो गया, उसके बाद मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, इन्हीं तीन के बारे में हमेशा पूछा जाता है। इनकी ऑक्सीडेशन संख्या हमेशा +2 होती है। यानी एल्कली अर्थ मेटल की ऑक्सीडेशन जिसको संख्या होती है +2 होती है। इसी प्रकार हम लोग कहाँ पे चल जाए? फ्लोरीन में चल जाए, क्लोरीन में चल जाए, ब्रोमीन में चले जाएँ, आयोडीन में चल जाए, एस्टेटीन में चले जाएँ, इनकी ऑक्सीडेशन संख्या हमेशा -1 होती है। ये चीज़ें हमें याद रखनी होगी। ये 4 चीज़ें हमें याद रखनी है। पहला कि कोई भी फ्री एटम है उसका ऑक्सीडेशन संख्या हमेशा जीरो होती है, या डाई एटम ले ले, ट्राई ले ले, ऑक्टा ले ले एटम, तो उनके ऑक्सीडेशन संख्या भी जीरो होती है। एल्कली मेटल की ऑक्सीडेशन संख्या +1 होती है। एल्कली अर्थ मेटल की ऑक्सीडेशन संख्या +2 होती है। जबकि हमारा जो लास्ट में है ये वाला हेलोजन्स, इनकी ऑक्सीडेशन संख्या क्या होती है? -1 होती है, माइनस कह रहा हूँ, -1 होती है। ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। चलिए तो मेन टॉपिक पे चलते हैं। चलिए तो देखिए यहाँ पे दिखा भी होगा कि सोडियम जो होता है वो जिससे भी जुड़ता है हमेशा एक इलेक्ट्रॉन त्याग देता है, इसीलिए इसकी ऑक्सीडेशन संख्या +1 हो जाती है। इसको फर्स्ट ग्रुप की बात करते हैं। सेकेंड ग्रुप की बात करी जाए तो इसकी ऑक्सीडेशन संख्या हमेशा +2 ही होती है, जैसे यहाँ पे मैग्नीशियम लिया गया है। उसके बाद अगर हम लोग हैलोजन ले लें जहाँ पे क्लोरीन लिया गया है, मोस्ट ऑफ द केसेस में इनकी ऑक्सीडेशन संख्या -1 होती है, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं, उसके बारे में हम लोग बाद में देखेंगे। तो ये हो गया। उसके बाद हम लोगों ने देखा था ऑक्सीडेशन देख लिया था, रिडक्शन देख लिया था, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देख ही लिया था, रिड्यूसिंग एजेंट देख लिया था, रिडॉक्स रिएक्शंस देख लिया था। तो अब आते हैं ऑक्सीडेशन नंबर कैसे ज्ञात किया जाता है, इसके बारे में कि ऑक्सीडेशन नंबर कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर निकालने को काफ़ी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो चलते हैं थोड़ा सा देख लीजिए कहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का मेथड दिया गया है।
तो हम लोग देख रहे थे ऑक्सीडेशन संख्या ज्ञात करने का नियम हम लोग देखना है था। चलिए अब रूल की बात कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए कोई हमने कंपाउंड ले लिया HNO3 ले लिया, या H2SO4 ले लिया, या हम लोगों ने H2SO3 ले लिया, ऐसा ले लिया। अब हम क्या करेंगे इसमें, हमेशा पूछा जाता है परीक्षाओं में कि किसी एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर बताइए। जैसे हमने यहाँ पे नाइट्रोजन को टिक कर दिया कि नाइट्रोजन का यहाँ पे बताना है, यहाँ पे सल्फर बताना है, यहाँ पे सल्फर बताना है। तो ये होता है, ऐसे पूछे जाते हैं। अब ऑक्सीडेशन नंबर ज्ञात करने के लिए एक चीज़ हमें ध्यान में रखनी होगी, अगर कोई भी कंपाउंड ऐसे दिया है इस पर कोई भी आवेश नहीं है, मतलब न इस पर अगर आवेश नहीं हो तो इसका मतलब इसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे वो कंप्लीट होंगे। तो ऐसे में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होने का सेंस है कि इसका ओवरऑल ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगा वो जीरो हो जाएगा। अब देखिए इसमें हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, एक है। तो हमें पता है कि हाइड्रोजन क्या करता है कि हमेशा +1 ऑक्सीडेशन दिखाता है, मतलब इलेक्ट्रॉन अपना क्या करता है बगल वाले को ये दे देता है। तो इसीलिए यहाँ पे हाइड्रोजन को हम लोग +1 रखेंगे। इसी प्रकार अगर हमें निकालना है नाइट्रोजन का तो हम लोग इसको x मान लेंगे। इस प्रकार ऑक्सीजन जो है उसका हमें पता है, अभी हम लोगों ने देखा था कि ऑक्सीजन का मोस्ट ऑफ द केसेस में ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है वो -2 होता है। और कितने इसके कितने नंबर ऑफ ऑक्सीजन है तो 3 है। तो इसे 3 का मल्टीप्लाई कर लेंगे और ओवरऑल क्या हो जाएगा, 0 के बराबर इसको कर लेंगे। अब समझिए अगर हमें इसका कैलकुलेट करना है तो x+1 यहाँ पे हो जाएगा -6 बराबर 0। इसी प्रकार x-5 बराबर 0, x=5 +5 आएगा। तो कहने का मतलब है यहाँ पे जो हम लोगों ने HNO3 लिया है उसमें नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन संख्या क्या हो गई, +5 आएगी। एक और एग्जांपल देख लेते हैं H2SO4 का। H2SO4 जो है उसमें देखिए हम लोग सेम वही मेथड अपनाते हैं कि ओवरऑल इस कंपाउंड का ऑक्सीडेशन नंबर 0 हो जाएगा। तो हमें पता है कि हाइड्रोजन का +1 होता है। तो कितने हाइड्रोजन लिए गए हैं, 2 हाइड्रोजन है तो 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। इसके बाद x सल्फर कितने हैं तो एक ही है तो x इसको कर लेंगे। उसके बाद ऑक्सीजन कितने लिए गए हैं, 4 ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन की होती कितनी है तो -2 होती है। और ओवरऑल कितने कंपाउंड का हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये हो गया +2 + x-8 बराबर 0, x-6 बराबर 0, x बराबर +6, यानी सल्फर का इसमें ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा, +6 हो जाएगा। इस वाले केस की बात करते हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, ऑक्सीजन कितनी है, 3 हो जाती है। इसको 4 मिटा के हम लोग 3 कर लेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा, -6 में से 2 जाएगा, -4 आएगा। और यहाँ पे जो आंसर आएगा +4 आ जाएगा। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, +4 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग इसका ऑक्सीडेशन नंबर ज्ञात कर लेते हैं। एक ये मेथड होता है। इसमें बहुत सारे जो कंपाउंड्स होते हैं उनका बुक में ऑक्सीडेशन नंबर निकालने को दिया गया है। और अलग अलग जो परीक्षाएं होती हैं, जैसे IIT की परीक्षा होती है या जो अब नीट परीक्षाएं हो रही है, इन परीक्षाओं में ऑक्सीडेशन नंबर के एग्जाम्पल बहुत बार पूछे गए हैं तो निकालने को पूछे जाते हैं। जैसे अगर हमें मान लीजिए K2Cr2O7 का निकालना है तो कैसे निकालेंगे, सेम वही मेथड अपनाएंगे कि K2 का +1 रखेंगे। कितने K2 दिए गए हैं, 2 दिए गए हैं। Cr2 का हमें नहीं पता है लेकिन Cr2 की संख्या कितनी है, 2, x मान लेंगे इसमें कि हमारी जो Cr2 है वो x है। उसके बाद ऑक्सीजन का कितना है संख्या, तो 7 ली गई है। और कितने इसमें ऑक्सीजन की होती है तो -2 होती है, बराबर 0 कर लेंगे। 2x यहाँ पे ऐसे करेंगे 14, यहाँ पे -14 आएगा, बराबर 0। 2x बराबर 2x - 12 बराबर 0। 2 तो x बराबर 12 डिवाइडेड बाई 2 मतलब +6 आ गई इसकी ऑक्सीडेशन संख्या। Cr की +6 हो गई ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे। तो इस तरीके से हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। और भी एग्जाम्पल जो है दिए गए हैं उनको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, बाद में आप एज ए होमवर्क कर सकते हैं। जैसे जैसे
एक और एग्जांपल देख लेते हैं, CH2O3 डबल नेगेटिव चार्ज। चूंकि यहाँ पे डबल नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब हो गया कि इसको थोड़ी सा H2O3 जो है इसमें ओवरऑल जो ऑक्सीडेशन नंबर है -2, यानी इन पूरे कंपाउंड ने 2 इलेक्ट्रॉन किसी से उधार ले रखा है। तो ऐसी कंडीशन में अगर मान लीजिए सल्फर का निकालना है तो 2 × X कर लेंगे प्लस 3 × -2 बराबर यहाँ पे -2 रखेंगे, क्योंकि इन्होंने 2 इलेक्ट्रॉन ले रखे हैं। तो यहाँ पे 0 न होके -2 हो जाएगा। जितना उस पे ओवरऑल चार्ज होता है, अगर माइनस है तो माइनस रखते हैं, प्लस है तो प्लस रखते हैं, अगर कोई नहीं चार्ज दिया है तो 0 रख लेते हैं। अब x 2x बराबर 2x -6 बराबर -2, x बराबर -2 प्लस 6 बराबर मतलब होगा +4। 2x बराबर +4, तो x बराबर +2, यानी यहाँ पे जो सल्फ़र है उसकी ऑक्सीडेशन संख्या कितनी हो जाएगी, तो +2 हो जाएगी। तो इस तरीके से बहुत सारे जो एग्जाम्पल दिए गए हैं बुक में वैसा कैलकुलेट कर लेंगे। ये एक मेथड होता है। एक दूसरा मेथड होता है स्ट्रक्चर मेथड। स्ट्रक्चर मेथड जो हम लोगों ने बात करी थी, स्ट्रक्चर मेथड। अब स्ट्रक्चर मेथड का जैसे अभी हम लोगों ने निकाला था H2SO4 का, और H2SO4 में हम लोगों ने देखा था कि H2SO4 में जो S का निकल के आया था वो +6 आया था। अब हमें अगर स्ट्रक्चर पता है, मान लीजिए सल्फ़र हमें पता है कि जो H2SO4 है वो इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर होता है, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। तो इसके माध्यम से भी हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे? इसमें ओवरऑल निकल जाएगा। हमें पता है कि ये ऑक्सीजन है, एक हाइड्रोजन से जुड़ा है, तो इस पर +1 चार्ज आ जाएगा और यहाँ पे -1 चार्ज आ जाएगा, -1 चार्ज आ जाएगा। यहाँ से इससे जुड़ा है तो इलेक्ट्रॉन इसे लेगा तो -1 यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे +1 आ जाएगा। सेम उसी तरीके से यहाँ पे ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़ा है तो यहाँ पे -2 हो जाएगा और यहाँ पे +2 चार्ज आ जाएगा। यहाँ पे भी ऐसे ही -2 हो जाएगा, यहाँ पे +2 कर लेंगे। यहाँ पे भी इसके पास +1 हो जाएगा, -1 कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे -1 हो जाएगा, इधर की तरफ +1 हो जाएगा। तो इस तरीके से ऊपर चार्ज हो जाएंगे। यहाँ पे -2 होगा और यहाँ पे -2 हो रहा होगा। और ओवरऑल सल्फर पे चार्ज गिरे तो -2 -1 +1 +2 +1 है, यानी +4 +2 बराबर +6 है। तो इस तरीके से हम लोग निकाल लेंगे। इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं अगर हमें स्ट्रक्चर पता है तो। एक चीज़ है जो हमें यहाँ पे ध्यान रखनी होगी। अभी हमने बताया कि इनके बारे में जो आईआईटी जैसे एग्जामिनेशन हैं उनमें कई बार पूछे गए हैं, आईआईटी में कई बार पूछे गए हैं कि किसी कंपाउंड का ऑक्सीडेशन नंबर ज्ञात करिए, ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। तो देखिए हमें यहाँ पे ध्यान रखना होगा कि दोनों मेथड से हम लोग निकाल सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे कंपाउंड है जिनका केवल स्ट्रक्चर मेथड से ही ऑक्सीडेशन जो नंबर है वो निकाला जा सकता है। अगर हम लोगों ने नॉर्मल एक्स वाला करके निकाला तो जो ऑक्सीडेशन नंबर निकल के आता है वो गलत होता है। फॉर एग्जांपल जैसे हम लोग देखते हैं Cr2O7 का देखते हैं। अगर Cr2O7 का देखें तो Cr2 का हम लोग कैसे निकालेंगे, पहले वाले मेथड के अनुसार 2 × X कर लेंगे और +7 × -2 बराबर 0, ऐसे ही तो करेंगे ना। तो 2x + 7 और ये हो जाएगा -14 बराबर 0, x बराबर +7 आएगा, यहाँ पे इसके आसपास आएगा। लेकिन अगर हम लोग स्ट्रक्चर देखें तो Cr2O7 का जो स्ट्रक्चर होता है, सॉरी Cr2O7 है, Cr2O5 होता है, सॉरी यहाँ पे हम लोग 5 करेंगे Cr2O5। तो यहाँ पे Cr2O5 का 5 दूनी 10 आ जाएगा, ये आएगा।
+5 स्ट्रक्चर आएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अगर हम लोग स्ट्रक्चर मेथड से निकालें तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कुछ और आएगा। जैसे अगर स्ट्रक्चर देखी जाए तो Cr2O5 का स्ट्रक्चर ऐसे देखने को मिलता है। जिसको बटरफ्लाई स्ट्रक्चर कहते हैं, बटरफ्लाई की तरह ये बनता है। अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में चूंकि बॉन्डिंग है तो यहाँ पे जीरो हो जाएगा, यहाँ पे भी जीरो हो जाएगा। इससे ये जुड़ा है तो -1 यहाँ पे आएगा और यहाँ पे -1 आएगा। यहाँ पे +1 स्ट्रक्चर आ जाएगा इधर से और +1 इधर से आ जाएगा। तो +1 इधर चारों तरफ से अगर दिखेगा तो +4 आ जाएगा और यहाँ पे -2 आएगा और +2 यहाँ पे आ जाएगा। तो ओवरऑल जो Cr पे जो हमारा ऑक्सीडेशन नंबर इसका निकल के आया +6 आया, जबकि हमारा पहले का मेथड था वो 5 आ रहा था। तो ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी होगी कि बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनका ऑक्सीडेशन नंबर अगर XY या X ऐसे करके निकालते हैं तो गलत आ जाता है। इसीलिए अगर IIT और साथ में जो हमारी नीट जैसे एग्जामिनेशन है तो उनमें हमें इस बात को ध्यान रखना होगा कि अगर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो हो सकता है एक्सेप्शन वाले पूछे जाए। जैसे ये हमारा Cr2O5 है, वो एक्सेप्शन है और इसीलिए हम इसका नाम भी भूल रहे थे। इसके अलावा भी और भी सारे हैं जो एक्सेप्शन है। जैसे हमारा NOCl है, ये भी एक्सेप्शन है। इसका भी अगर हम लोग इस मेथड से निकालेंगे तो गलत निकल के आता है, केवल स्ट्रक्चर के आधार पे ही निकाला जा सकता है। और अगर इसका स्ट्रक्चर देखी जाए तो इसका स्ट्रक्चर ऐसे होता है, तो इस तरीके से ही निकाला जा सकता है। और भी एग्जाम्पल है, थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं जो केवल स्ट्रक्चर के आधार पे ही निकाले जा सकते हैं। जो हम जैसे हमारा Na2S2O8 हो गया। इसका भी ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग केवल स्ट्रक्चर मेथड के आधार पे ही निकाल सकते हैं। इसके अलावा जो हमारा है H4P2O7, इसका भी हम लोग केवल स्ट्रक्चर के मेथड के आधार पे ही निकाल सकते हैं। H3PO2 का भी स्ट्रक्चर मेथड से ही निकालना जा सकता है। उसके अलावा N3H, इसका भी केवल जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो स्ट्रक्चर मेथड पे ही निकाला जा सकता है। अगर इसका हम लोग निकालेंगे तो पता चलेगा, जैसे कि हमें पता है कि x मानना पड़ेगा इंटू 3, और हमें पता है कि हाइड्रोजन का होता है +1, तो +1 डिवाइडेड बाई 0 ऐसे हो जाएगा। तो x बराबर -1 और x बराबर -1/3 ऐसे निकल के आएगा, -1/3। लेकिन अगर हम लोग स्ट्रक्चर इसका बनाएं तो यहाँ पे हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे n इसका ऐसे स्ट्रक्चर बनता है ऐसे। अब देखेंगे स्ट्रक्चर ऐसे बनता है तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो ऑक्सीडेशन नंबर, चूँकि इनके बीच में बॉन्डिंग हुई है तो यहाँ पे 0 होगा, यहाँ पे भी 0 होगा, यहाँ पे भी 0 होगा। केवल यहाँ पे +1 आएगा तो यहाँ पे -1 आएगा। तो क्या निकल के आया, नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 निकल के आएगा। और इस नाइट्रोजन यानी जो अगर 1 मान ले नाइट्रोजन, 2 मान ले, 3 मान ले, तो पहले नाइट्रोजन और दूसरे नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन संख्या क्या है, 0 आई है। जबकि तीसरे नंबर के जो नाइट्रोजन है उसकी संख्या ऑक्सीडेशन संख्या है क्या है, -1 है। तो ये भी ध्यान हमें रखना होता है। तो ये हो गया हमारा। चलिए एक चीज़ जो मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि जब भी हम लोग जो फर्स्ट मेथड जिसको मैं नाम दे रहा हूँ
फर्स्ट मेथड का उपयोग करते हैं तो ऑक्सीडेशन नंबर जो भी निकल के आता है वो हमेशा एवरेज होता है। जबकि स्ट्रक्चर मेथड से हम लोग जो भी ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं तो ऐसी कंडीशन में वो प्रत्येक अलग अलग एटम का सेपरेट निकलता है, जो सेपरेट ऑक्सीडेशन नंबर होते हैं वो निकल के आते हैं। तो जैसे यहाँ पे देख सकते हो कि तीनों नाइट्रोजन के अलग अलग निकाल के आ गए। अगर यहाँ पे निकालेंगे H4P2O7 का निकालेंगे तो वो भी अलग अलग निकल के आ जाएगा। तो ये है, फर्स्ट मेथड में हमेशा एवरेज निकल के आता है। जैसे अगर हम लोग यहाँ पे निकाल लेते हैं -1/3, अगर हम लोग को एवरेज निकालना है इस तीनों नाइट्रोजन का तो कितने नाइट्रोजन है, 3 है, -1 निकल के आएगा तो 3 से भाग देंगे तो ये भी हमारा हो गया। और इसीलिए ये गलत हो जाता है कि एवरेज न निकाल के आपको अलग अलग पूछ लिया जाए, तो ऐसे में गलत है। जैसे अगर एक बार परीक्षा में पूछा गया था कि S8 का क्या होगा, अभी हम लोगों ने पढ़ा कि S8 होगा, उसमें ऑक्सीडेशन संख्या 0 होगी। हाँ होती है, लेकिन इसके साथ साथ हमें ये भी ध्यान रखना होगा कि +2 भी हो जाती है कई बार कई कंडीशन में +2 भी दिखाया जाता है। तो ये चीज़ें हमें ध्यान में रखनी होती है। चलिए, तो ऑक्सीडेशन नंबर हम लोगों ने निकालना सीख लिया और 2 मेथड हम लोगों ने देखा जिसको हम लोगों ने फर्स्ट मेथड और सेकंड मेथड नाम दिया। जो फर्स्ट मेथड है वो अलजेब्रा का उपयोग करके निकाला जाता है, जबकि सेकंड मेथड है वो स्ट्रक्चर हम लोग बना लेते हैं और स्ट्रक्चर के माध्यम से हम लोग निकाल लेते हैं। तो ये हो गया। अब हम लोग चलते हैं स्ट्रक्चर के बाद, जो हमारा अगला टॉपिक है रिडॉक्स रिएक्शंस के बारे में देखना है कि रिडॉक्स रिएक्शंस होती क्या है। तो रिडॉक्स रिएक्शंस तो हम लोगों ने बात करी थी कि ऐसी रिएक्शन जहाँ पे भी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ हो तो उसी को हम लोग रिडॉक्स रिएक्शंस कहते हैं। तब हमें टाइप ऑफ रिडॉक्स रिएक्शंस देखने हैं। अब टाइप ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन की बात करी जाए तो सबसे पहला दिया है कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, यानी ऐसी रिएक्शंस जहाँ पे दो एक साथ जुड़ रही हों तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस कहते हैं। यानी दो अलग अलग कंपाउंड आपस में जुड़ रहे होंगे, इसमें से एक का ऑक्सीडेशन हो रहा है और दूसरे का रिडक्शन हो रहा होगा, और इस तरीके से क्या होगा, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ होने से रिडॉक्स रिएक्शंस हमारी बन जाएगी। जैसे पहला एग्जांपल लेते हैं, अगर हम लोग देखें यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन लिया गया है। कार्बन की बात करें तो कार्बन जो है उसका ऑक्सीडेशन संख्या यहाँ पर 0 है, ऑक्सीजन का भी 0 है, लेकिन कार्बन जो है वो +2 की तरफ जा रहा है, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या इसमें क्या हो रही है, घट रही है। तो इसका क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या घट रही है तो हमेशा जब भी इलेक्ट्रॉनों की संख्या घटती है तो उसका ऑक्सीडेशन कहते हैं। जबकि ऑक्सीजन का देखेंगे तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ रही है, तो इस तरीके से जब ऑक्सीजन के बढ़ रही है तो इसका रिडक्शन हो रहा होगा। देख रहे हैं कि -0 था या -2 हो गया। तो इस तरीके से चूंकि क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा है और दोनों कंबाइन हो रहे हैं, तो इसलिए कॉम्बिनेशन रिडॉक्स रिएक्शंस कहलाएंगी। और इसी को ऑक्सीडेशन भी कहते हैं। जैसे हम लोगों ने पहला जो पढ़ा था कि जब भी ऑक्सीजन का संयोग होता है तो उसको ऑक्सीडेशन भी कहते हैं, तो ये ऑक्सीडेशन यहाँ पे हो रहा है। सेम उसी तरीके से यहाँ पर भी कॉम्बिनेशन हो रहा है, इसीलिए रिडॉक्स रिएक्शन होती है और कॉम्बिनेशन यहाँ पर भी हो रहा है। सेम तीसरे भी एग्जाम्पल में आप देखेंगे CH4 जो है और ऑक्सीजन से कंबाइन होकर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना रहा है और जल बना रहा है, तो ये भी कॉम्बिनेशन रिएक्शंस कहलाती हैं। इसी प्रकार जो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस का मतलब जब दो आपस में जुड़ के एक नए प्रकार के कंपाउंड का फॉर्मेशन करें, तो इस प्रकार के रिएक्शन को क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन रिडॉक्स रिएक्शंस कहते हैं। और इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है A+B=C, यानी कोई भी थर्ड कंपाउंड या प्रोडक्ट बनाएंगे। अब आते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। सेम उसी तरीके से यहाँ पे क्या हो रहा था, दोनों जुड़ रहे थे और डीकम्पोजिशन का मतलब वो आपस में टूटेंगे। तो वही आप देख सकते हो यहाँ पे जो NaH है वो टूट रहा है Na पॉजिटिव में, Na में और H2 में, जिसकी ऑक्सीडेशन संख्या यहाँ पे 0 हो गई। तो यहाँ पे Na यानी ऑक्सीडेशन संख्या क्या हो रही है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ रही है। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ रही है तो रिडक्शन होता है, और इलेक्ट्रॉनों की संख्या घटती है, यहाँ पे घट रही है। यहाँ पे -1 था, यहाँ पे क्या हो रहा है, 0 हो जा रहा है। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो रही है,
घट रही है, यहाँ पे रिडक्शन हो जाएगा, सॉरी ऑक्सीडेशन हो जाएगा। तो इस तरीके से ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को हम लोग जानते हैं। और ये हो गया डीकम्पोजिशन रिएक्शन, यानी ऐसी रिएक्शन जिसमें एक कंपाउंड जो होता है दो अलग अलग कंपाउंड में टूट जाए, दो अलग अलग मॉलिक्यूल में टूट जाए, ऐसे रिएक्शन, ऐसे रिडॉक्स रिएक्शन को डीकम्पोजिशन रिडॉक्स रिएक्शंस कहते हैं। जो हमारा थर्ड रिएक्शन है वो एग्जांपल है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, जो हमें पढ़ना होता है। देखिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस क्या होती हैं? ऐसी रिएक्शंस जिसमें कोई एक जो कंपाउंड होता है, आयन होता है, मॉलिक्यूलर होता है, वो किसी अन्य एटम के द्वारा रिप्लेस कर दिया जाता है। तो इसी प्रकार के रिएक्शंस को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस कहते हैं। तो इनको भी हम लोग दो भागों में डिवाइड करते हैं, एक होता है मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस और दूसरा होता है नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे हम लोगों ने पहला एग्जाम्पल लिया था कि कॉपर सल्फेट के विलयन में जैसे ही जिंक को डालते हैं तो जिंक सल्फाइड बन जाता है और कॉपर रिप्लेस हो जाता है। तो इस प्रकार के रिएक्शंस को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। चूँकि जिंक है वो एक मेटल है और मेटल के द्वारा रिप्लेस किया जा रहा है, तो इसीलिए मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस कहते हैं। यहाँ पे दिया है टाइटेनियम दिया गया है और टाइटेनियम जो है उसको रिप्लेस कर देता है Mg। तो यहाँ पे देख सकते हो कि टाइटेनियम को Mg रिप्लेस कर देता है, इसीलिए इसको मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस कहेंगे। इसी प्रकार यहाँ पे क्रोमियम को एल्यूमिनियम है वो रिप्लेस कर दे रहा है इस रिएक्शंस में, इसीलिए ये भी मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस का एग्जाम्पल है। आगे चलते हैं, जो हमारा है नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। नॉन मेटल का कहने का मतलब है, देखिए हमारा ये सोडियम है वो एक मेटल है, और सोडियम जो मेटल है वो देखिए ऑल एल्कली मेटल एंड सम एल्कली अर्थ मेटल, जैसे कैल्शियम हो गया, स्कैंडियम हो गया, ये क्या करते हैं, वेरी गुड रिडक्टेंट, यानी ये क्या करते हैं, इनकी इलेक्ट्रॉन बढ़ जाती है और विल डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम द कोल्ड वाटर। तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं, नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट जो रिएक्शंस होती हैं उनमें अक्सर ये देखने को मिला है कि जो हाइड्रोजन होता है उसको किसी भी मेटल के द्वारा रिप्लेस कर दिया जाता है। हम दोनों रिएक्शंस में देखेंगे, इसी को हम लोग नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस कहती हैं। और ये रेयरली देखने को मिलता है, चूँकि हाइड्रोजन जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव हो, और जब भी एल्कली जो मेटल्स है या जो एल्कली अर्थ मेटल्स हैं जिसमें आपको कैल्शियम हो गया, सीजियम हो गया, ये वेरी रिएक्टेंट होते हैं और ये डिप्लेस कर देते हैं हाइड्रोजन, जो भी कोल्ड वाटर होता है उसी में डिस्प्लेसमेंट करते हैं। अगर वो हमारा हॉट वाटर है, यानी अगर हम लोगों ने हॉट वाटर ले लिया तो हॉट वाटर में ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस नहीं हो पाती हैं। तो ये एक तरीके का एग्जांपल देखने को मिलता है। उसके अलावा यहाँ पे भी बहुत सारे और भी एग्जांपल दिए गए हैं। क्लोरीन जो है वो क्लोरीन है, उसको रिप्लेस कर दिया है। क्लोरीन एक नॉन मेटल है तो क्लोरीन जो है वो जो हमारा Br को रिप्लेस कर देता है ब्रोमीन को, तो इसीलिए देखिए यहाँ पे रिप्लेसमेंट होता है। क्लोरीन जो होता है I को रिप्लेस कर देता है, तो इसीलिए ये हो गया। ये नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस है। यहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल्स दिए गए हैं। एक चीज़ हमें देखनी होगी जो यहाँ पे काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, जैसे अगर हम लोगों ने बात करी, एक रिएक्शंस मैंने यहाँ पे ही ऐड कर दी। मान लीजिए यहाँ पे ये रिएक्शंस दी गई है, इसको मैं अलग तरीके से अगर लिख दूँ, मान लीजिए जैसे Br इधर लिख दूँ, उसके बाद KCl लिख दूँ और इसके साथ यहाँ पे KBr लिखूँ और Cl2 लिखी, तो इनमें से दोनों में से कौन सी रिएक्शंस होगी, कौन सी सही है, ये हमें ध्यान रखना होगा। इसके लिए हमें एक सीरीज होती है वो थोड़ा सा याद रखना होगा। अब ये सीरीज ये बताती है कि कौन से एलिमेंट को कौन सा एलिमेंट रिप्लेस कर पाएगा। देखिए क्लोरीन जो होता है वो ब्रोमीन को रिप्लेस कर सकता है, लेकिन कभी भी ब्रोमीन जो है वो क्लोरीन को रिप्लेस नहीं करेगा।
तो ये जो सेकेंड रिएक्शन लिखी गई है वो गलत है। तो इस तरीके से अगर हमें जो ये सीरीज हम अभी देखेंगे वो सीरीज अगर पता है तो इसके माध्यम से हम लोग ये पता कर सकते हैं कि कौन किसको रिप्लेस करेगा। फॉर एग्जांपल जैसे हम लोगों ने यहाँ पे देखा था कि जो कॉपर है, कॉपर को सल्फ जो हमारा जिंक है वो रिप्लेस कर देता है। अब उसको अगर उल्टा किया जाए कि क्या जिंक कॉपर कॉपर जिंक को रिप्लेस कर सकता है, तो ये पॉसिबल नहीं है। ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी। इसी प्रकार क्रोमियम को एल्यूमिनियम रिप्लेस कर देता है। तो ये सारी चीज़ें उस सीरीज से पता चलती है। चलिए एक बार हम उसको देख लेते हैं। यही वो सीरीज है जिसको हम लोग बात कर रहे थे, यानी इसको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। और ये सीरीज़ जो दिखाई गई है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए अगर हम लोग नीचे से ऊपर जाते हैं, यहाँ पे अगर देखेंगे तो लिखा होगा इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी नीचे से ऊपर जाएंगे तो इनकी ऑक्सीडेशन स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज होती है। कहने का मतलब हमें पता है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होते हैं वो होते हैं जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं तो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, गेन करते हैं। इलेक्ट्रॉन गेन करने का मतलब इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं। तो समझिएगा इलेक्ट्रॉन लेने का मतलब होगा, अगर किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में लिथियम है और पोटेशियम भाग लेंगे तो पोटेशियम है वो लिथियम को रिप्लेस कर देगा। सेम उसी तरीके से अगर कोई भी हम लोग यहाँ पे जिंक ले लें और उसके बाद यहाँ पे कॉपर ले लें, तो जिंक को कॉपर है वो रिप्लेस कर देगा। क्या करेगा, जिंक को कॉपर रिप्लेस कर देगा। ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए। देखिए यहाँ पे दिखा हुआ कि जो इलेक्ट्रो पोटेंशियल होती है कॉपर की वो जिंक से ज़्यादा होती है, इसीलिए जो हम लोगों ने ऊपर देखा था। एक मिनट, यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो देखिए कॉपर है, यहाँ पे कॉपर जो सल्फेट है वहाँ +2 था और यहाँ पे 0 हो रहा है, यानी ऑक्सीडेशन नंबर जो इलेक्ट्रॉन इसके बढ़ रहे हैं। तो ये हो गया। जबकि यहाँ पे जिंक की देखेंगे तो ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, यहाँ पे 0 से +2 की तरफ हो रहा है। तो किसके द्वारा ऑक्सीडाइज हो रहा है, कॉपर के द्वारा ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो ये इसीलिए ये जो सीरीज है हमारे पास, ये सीरीज है वो थोड़ा सा रिमेंबर होनी चाहिए। और ये बताती है कि किसकी जो ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ है वो किससे ज़्यादा है। अगर एक बार हम लोग देख लेते हैं, सबसे कम होती है लिथियम की, उससे थोड़ी सी ज़्यादा होती है पोटेशियम की, उससे ज़्यादा होती है हमारी कैल्शियम की, उससे ज़्यादा होती है सोडियम की, उससे ज़्यादा होती है मैग्नीज की, उसके ज़्यादा एल्युमिनियम की, उससे ज़्यादा होती है जिंक की, क्रोमियम की, आयरन की। आयरन जब 2 है और यहाँ पे देखिए फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा होती है। उसके बाद निकिल की, एसएन की, पीबी की, उसके बाद जेडएन एच की। यानी कि आप अगर यहाँ से ऊपर की तरफ जाएंगे, केवल 0 तक जाएंगे, तो आप पाएंगे यहाँ से यहाँ तक कि ये वो है जो आसानी से इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति रखते हैं। तो कहने का मतलब ये होगा कि ऐसा एक सीरीज अगर हम लोग बनाया गया है यहाँ पे जो बहुत आसानी से अपना इलेक्ट्रॉन त्याग देते हैं, तो इसी को क्या कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं, क्या करेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट कहेंगे। मतलब ये किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेंगे तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब ये जो पीबी है, अगर एल्युमिनियम एक साथ भाग ले रहे हैं तो पीबी का जो इलेक्ट्रॉन कम होगा वो कौन ग्रहण कर लेगा, लेड ग्रहण लेगा। तो जब लेड ग्रहण करेगा, यानी लेड की उपस्थिति में जो एल्युमिनियम है वो अपना इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, लेड को दे देगा और ये लेड बन जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये हो गए। अगर यहाँ से ऊपर की तरफ जाते हैं तो आप पाएंगे कि धीरे धीरे जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो बढ़ते जाएंगे। और यहाँ पे भी लिखा होगा रिड्यूसिंग एजेंट, यानी ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे तो रिड्यूस करने का नेचर है वो बढ़ता जाएगा। तो हम लोगों ने जो देखा था कि जो हमारा
कापर था, कापर को कौन रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में काम करता है, कौन काम करता है, तो उसके लिए हमारा जिंक काम करता है। रिडक्शन क्या होते हैं, रिडक्शन रिएक्शंस क्या होते हैं, तो रिडक्शन रिएक्शंस रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं, तो रिड्यूसिंग एजेंट वो होते हैं जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, जो रासायनिक अभिक्रिया में क्या करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन हमेशा लूज कर देते हैं। लूज कर देने का मतलब आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग देते हैं। जैसे हमारा जिंक था, वो आसानी से इलेक्ट्रॉन दो त्याग देता है, किसको, कापर को, और कापर जो +2 था वो 2 इलेक्ट्रॉन लेके Cu0 बन जाता है। तो ये सारा हो गया, और ये हमें पता होना चाहिए, ये थोड़ा सा बार बार रिमेंबर करना पड़ेगा। कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि अगर जैसे हम लोगों ने ले लिया कि Cl ले लिया, और उसके बाद Br ले लिया, Br2 ले लिया, तो KBr प्लस Cl2 ऐसे दे देगा। ये रिएक्शन होगी कि नहीं होगी, तो ये रिएक्शंस नहीं होगी। ये हमें ध्यान होना चाहिए कि ये रिएक्शंस पॉसिबल ही नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल है कि आप अगर हम देखेंगे तो जो हमारा Br2 है वो ये है, और हमारा जो क्लोरीन है वो ऊपर है, यानी Br2 कभी भी क्लोरीन को रिड्यूस नहीं कर सकता, क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग पावर Br2 की कम है किसके, क्लोरीन की तुलना में। तो कभी भी जब इसके इलेक्ट्रॉन कभी भी ये इसके इलेक्ट्रॉन कभी भी ये नहीं ले सकता है। यानी अगर Br2 का यहाँ पे देखेंगे तो 0 होगा, और यहाँ पे देखेंगे तो -1 होगा। और -1 कैसे होगा, क्योंकि क्लोरीन यहाँ पे इसका -2 होगा, -1 रहा होगा, और यहाँ पे 0 हो रहा होगा। तो कहने का मतलब है ये जो इलेक्ट्रॉन घट रहे हैं, इलेक्ट्रॉन -1 था 0 हो रहा है, यानी क्लोरीन के पास यहाँ पे 17 इलेक्ट्रॉन रहे होंगे, और यहाँ क्लोरीन के पास यहाँ पे 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, और यहाँ पे क्लोरीन के पास 17 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो जो 17 इलेक्ट्रॉन 18 से 17 हो रहा है, वो इलेक्ट्रॉन घट रहा है, ये इलेक्ट्रॉन कौन ले रहा होगा, ये ले रहा होगा, तभी तो यहाँ 0 से -1 हो रहा है। क्या ये इससे इलेक्ट्रॉन कभी भी छीन सकता है, नहीं कर सकता, और इसीलिए ये सीरीज हमें याद रखनी होगी। कई बार परीक्षाओं में ऐसे पूछे गए हैं सवाल। तो ये होता है हमारा यहाँ पे लेक्चर ख़त्म, और अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि कैसे रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित किया जाता है। यानी हम लोग ऐसे मेथड को देखेंगे, मेथड को हमें देखना है कि किस मेथड के माध्यम से हम लोग रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित कर लेते हैं। इसके लिए 2 मेथड यूज किए जाते हैं, एक होता है आयनिक इलेक्ट्रॉन मेथड जिसको कहते हैं, और सेकेंड होता है ऑक्सीडेशन मेथड। तो इन दोनों मेथड को एक एक करके हम लोग एक ही लेक्चर में ख़त्म करने की कोशिश करेंगे।